हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेजर से। तो लेजर में बताना चाहूँगा कि एक वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ जिसमें मैं डिस्कस कर रहा था स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन और आइंस्टीन एबी कोएफिशिएंट रिलेशन। और उसी क्रम में मैं दूसरी वीडियो ये डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें मैं रूबी लेजर, हीलियम नियॉन लेजर, इनके बारे में डिस्कस करूँगा और कोरेंस लेंथ, कोरेंस टाइम, इनके बारे में और इनकी थोड़ी फिजिक्स भी डिस्कस करूँगा। एक विथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का एक इंपॉर्टेंट फार्मूला कोरेंस लेंथ के साथ कोरिलेट है, उस पर डिस्कशन दूंगा। 5 से 6 चीज़ें वो भी बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा यहाँ पूछी जाती हैं। तो जैसे ही मेरा लेक्चर ये समाप्त होगा उसमें बताऊंगा कि 6 क्वेश्चन यहाँ से ऐसे हैं, 6 से 7 क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो दो तरीका से इसकी तैयारी रहती है, एक रहती है जिन्हें ये मेंस में लिखनी है IAS PCS के एग्ज़ाम में, और बाकी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में बच्चे लिख के आते हैं BSc MSc में, जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। एक कम्पिटिटिव दुनिया है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोनों का पैटर्न थोड़ा अलग है, तो इसमें मैं दोनों से कवर करने का प्रयास है मेरा। बताना चाहूँगा कि जो रूबी लेजर होती है, उस रूबी लेजर में 1960 में आई पिक्चर में, और पंपिंग जो हम यूज करते हैं ऑप्टिकल पंपिंग के थ्रू करते हैं। अगर मेरा पीछे का लेक्चर याद है तो हमारा जो पर्पज होता है वो ये होता है कि ग्राउंड स्टेट से जो एटम है उनको पंप किया जाए, और पंपिंग वो मेथड है जिससे एटम्स को जो है ग्राउंड स्टेट से हम एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाते हैं। उसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा हीलियम नियॉन लेजर है उसमें ऑप्टिकल पंपिंग ना करके इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड यूज करते हैं पंपिंग के लिए, और यहाँ पे जो यूज करते हैं वो ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग का जो सिंपलेस्ट मतलब होता है वो होता है हमारा फोटोन्स डालते हैं हम पर्टिकुलर। तो इसमें सबसे पहले बताऊंगा इसके कंस्ट्रक्शन पोर्शंस में कि इसमें क्या लिया गया है कि हमारी रूबी रॉड है, ये जो पूरी की पूरी है वो रूबी रॉड जैसे बोलते हैं। इसमें जो रूबी रॉड है उसका ये वाला जो सिरा है ये फुली सिल्वर्ड होता है, और ये हमारा पार्सली सिल्वर्ड होता है। फुली सिल्वर्ड करने से हमें ये फायदा होता है कि जब हमारा अंदर लेजर बीम बन जाता है तो लेजर बीम में ये होता है कि फुली सिल्वर्ड जो है वो परफेक्टली रिफ्लेक्टर होता है, तो यहाँ से फोटोन इधर की तरफ नहीं निकल सकते, केवल इधर ही जाएंगे। और पार्सली रिफ्लेक्टर इसे हम इसलिए यूज करते हैं कि जो यहाँ से हमारा लेजर एक्शन के बाद जब फोटोन पैदा होगा तो यहाँ से पास भी कर जाए। अगर हमने सपोज किया इसको भी फुली सिल्वर्ड कर दिया, इसको भी कर दिया, तो ना तो इधर से फोटोन निकल पाएगा और ना इधर से निकल पाएगा। तो फिर उसके चलते क्या होगा कि जो हमारा लेजर का एक्शन है वो पूरा कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे फुली सिल्वर्ड हमने इसलिए लगा है कि जो लाइट जो हमारा लेजर बनेगा, लेजर बीम बनेगा, वो हमारा यहाँ से इधर की तरफ ही रहे, यहाँ से पास ना करे इधर की तरफ, क्योंकि हम सदा ये भी चाहते हैं कि एक ही सिरे से पास हो बीम, जिसके चलते क्या हो इंटेंस बने, और इंटेंस के साथ साथ क्या हो उसमें कोहेरेंसी भी रहे, और एक ही तरफ से निकलेगा तो क्या होगा यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी अपने आप फोटोनों की ज़्यादा हो जाएगी। और पार्सली सिल्वर्ड में बार बार बता रहा हूँ इसलिए रखते हैं कि जब यहाँ पे आके टकराए इस सिरे के ऊपर तो ये आगे पास भी हो जाए। तो ये मोटा आइडिया हमें रहना चाहिए। और ये जो हमारी होती है इसके अंदर हम देख रहे हैं ये कॉइल्ड जीनोन फ्लैश लैंप होती है जो इसके लिए हम यूज कर रहे होते हैं। ये रूबी रोड के चारों तरफ हम देख रहे हैं ये कवर होती हुई है, और कॉइल्ड जीनोन फ्लैश लैंप जो है ये जीनोन का बना हुआ होता है। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसका जो कंस्ट्रक्शंस है उसे भी समझें कि जो रूबी रोड है उसमें क्या है। रूबी रोड जो मिलकर बनी होती है, ये जो सिलेंड्रिकल रोड है, तो मैं डायग्राम से ही पता चल रहा होगा कि जो रोड की शेप है वो हमारी सिलेंड्रिकल है। पिंक कलर इसका होता है, और पिंक कलर ये कैसे ऑब्टेन करता है उसे भी मैं बताता हूँ। बेसिकली रूबी रोड में क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड होता है, और इसमें क्या होता है कि जो हमारे Al के आयन हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं इस Al2O3 में। जो ये क्रोमियम आयन जब इससे रिप्लेस कर देता है तो इसको पिंक कलर मिल जाता है। तो ये जो पिंक कलर इसका ऑब्टेन होता है, तो एक तो हमें ये पता होना चाहिए इसका पिंक कलर रहता है। अब हम इस चीज को भी जानने का इसमें प्रयास करें कि ये एक्शन होता कैसे है, यहाँ से हमारा किस तरीका से ये लेजर एक्शन बनता है। तो लेजर एक्शन में ये होता है कि जो हमारे पास ये कॉइल्ड जीनोन फ्लैश लैंप है ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का फोटोन क्रिएट करती है, और उसकी वेवलेंथ होती है 550 एंगस्ट्रॉम। देखो आपको पता चल जाना चाहिए जीनोन फ्लैश लैंप कॉइल्ड शेप में है तो इसलिए इसको कॉइल्ड कह रहे हैं। जीनोन फ्लैश लैंप का क्या है कि इसका एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है कि इस वेवलेंथ का फोटोन जो है वो इमिट करती है 550 एंगस्ट्रॉम का। जैसे 550 एंगस्ट्रॉम का होता है तो इसमें क्या होता है कि जो ग्राउंड स्टेट के अंदर एटम्स हैं जो इसके अंदर हैं वो क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट से सीधे के सीधे वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। इसे कहते हैं पंपिंग ट्रांजिशन। और पंपिंग ट्रांजिशन इसको हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाना किसी भी मेथड के थ्रू एटमों को,
वो हमारा क्या कहलाता है, पंपिंग कहलाती है। और यहाँ पे हम जो है ऑप्टिकल पंपिंग इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऑप्टिकल पंपिंग जब भी फोटोन से हम पंपिंग कराते हैं तो पंप उसको हम बोल रहे होते हैं ऑप्टिकल पंपिंग। तो यहाँ से आपने क्या किया, इस जो हमारे एटम्स हैं इस स्केक से इसमें पहुंचा दिए गए E1 से हमारे E3 में। बाद अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास में क्रिस्टल लेटिस होता है, जब ये एक्साइटिक स्केक में जाता है तो जो एक्साइटिक एटम्स हैं वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के एटम को अपनी एनर्जी लॉस करते हैं और वो क्या करते हैं, इस एक्साइटिक स्केक से इसमें स्केक नंबर 2 में आ जाते हैं। यहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करते हैं, 3 लेवल लेजर हम इसे इसलिए यूज कह रहे हैं कि ये हमारी ग्राउंड स्केक थी, ये मेटास्टेबल स्केक है और ये एक्साइटिक स्केक है, तो 3 स्केक आ गई। अगर आपको याद हो पीछे के एक लेक्चर में मैं बता रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन इन्वर्जन ऑब्टेन करना। अगर आप पॉपुलेशन इन्वर्जन ऑब्टेन नहीं करते तो लेजर नहीं बना सकते। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ज़्यादा जो हमारे एटम्स हैं उन्हें ग्राउंड स्केक से कहाँ कोशिश करें, इन्हें एक्साइटिक स्केक में ले जाने का प्रयास करें। जब ये एक्साइटिक स्केक में पहुंचेंगे ज़्यादा, और यहाँ पे 10 शॉर्ट लिव्ड स्केक होगी ये, क्योंकि यहाँ केवल और केवल अगर हम देखें तो 10 की पावर -1 सेकेंड का यहाँ पे इनका लाइफ टाइम होगा। यहाँ पे जो लाइफ टाइम है वो मेटास्टेबल स्केक में वो 10 की पावर -3 सेकेंड का है। तो यहाँ से क्या करेंगे, क्रिस्टल लेटिस के एटम से टकराने के बाद में लेटिस एटम रेडिएशन लेस ट्रांजिशन करेंगे और ये इस स्केक में यहाँ पे क्राउड इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ कंपैरेटिवली कम होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि ऑप्टिकल पंपिंग के थ्रू आप इन स्केक से यहाँ पे पहुंचा रहे हैं और यहाँ पे तादाद इनकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप डायग्राम में ये भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाएं और यहाँ पे कम दिखाएं, और उसको कहेंगे कि दिस इज द स्केक ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। और पॉपुलेशन इन्वर्जन स्केक ही वो है जो लेजर बनाती है, क्योंकि जब आपके मेटास्टेबल स्केक में एटमों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनमें से कोई भी एटम अगर नीचे ट्रांजिशन करता है ग्राउंड स्टेट के लिए, तो ये हमारा एक पर्टिकुलर जो इन दोनों के बीच का एनर्जी लेवल डिफरेंस है उसमें 6943 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ का फोटोन निकलता है। ये पास के जो एटम है उनको कहता है कि उसी फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि इनकी भी टेंडेंसी सेम है, एक ने ये काम किया, इसने आगे और के लिए क्या कर दिया, औरों को इंड्यूज कर दिया कि उसी फ्रीक्वेंसी का फोटोन वो भी इमिट करें। वो दूसरे 2 हमारे फोटोन और निकलेंगे, 2 से फिर 4 और 4 से 8, एक बीम हमारा कोहेरेंट यहाँ से पैदा हो जाएगा। तो ये हमारा कहलाता है लेजर ट्रांजिशन। अगर पीछे का मेरा कल का लेक्चर देखें तो उसमें मैंने डिस्कस कहा था कि ये हमारी 2 बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होती हैं कि पहले हम यहाँ से एटमों को इन स्टेटों में पहुंचाएं, और जो हमारी एक्साइटिक स्टेट में उसमें कम समय रहना और मेटास्टेबल स्टेट में ज़्यादा रहना, एटम जो हमारे एटम्स हैं उनकी तादाद का वो अपने आप में यहाँ पे ज़्यादा क्राउड इकट्ठी कर लेता है। आप ऐसी सिचुएशन पैदा करें कि यहाँ से ज़्यादा एटम ऊपर पहुँच जाए, तो क्या होगा, जब यहाँ पे ज़्यादा पहुँचेंगे तो यहाँ पे तादाद उनकी खुद ही अपने आप क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आपके पास एक्साइटिक जनरल रूल ये कहता है कि जो हमारी ग्राउंड स्टेट होती है उस ग्राउंड स्टेट के अंदर एटम्स ज़्यादा होते हैं और एक्साइटिक स्टेटों में कम होते हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन स्टेट जस्ट रिवर्स है, जहां पे आपने क्या किया, एक्साइटिक स्टेट में ज़्यादा पहुंचाए। एक्साइटिक स्टेट में ज़्यादा पहुंचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट होगी यहाँ पे भीड़ ज़्यादा इकट्ठी होगी। तो पॉपुलेशन का मतलब होता है क्राउड से, और इन्वर्जन का मतलब होता है जब पॉपुलेशन उल्टी स्थिति में हो। उल्टी स्थिति में क्या, जहां हमारी मेटास्टेबल स्टेट में ज़्यादा हो और ग्राउंड स्टेट में कम हो। ऐसी स्थिति में खुद ही क्या चाहेंगे, एटम खुद ही चाहेंगे कि वो नीचे की स्टेटों में आए, और यहाँ पे क्योंकि संख्या ज़्यादा है, जब ये नीचे की तरफ आएंगे और एक ही अगर हमारा एक फोटोन पर्टिकुलर कोई सा एटम हमारा मेटास्टेबल स्टेट से नीचे जंप करता है तो और बाकी को इंड्यूज करा देगा उसी फ्रीक्वेंसी का। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, जैसे हमारा मैंने पहले भी कहा था न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है, उसी रिएक्शन के साथ में आता है। और आपने देखा होगा जब भी आप डायग्राम इसमें देखेंगे तो इस तरीका के डायग्राम आपको मिलते हैं कि 1 फोटोन से 2 फोटोन बनने, 2 के साथ में फिर 4 फोटोन बनने, और 4 के साथ फिर हमारे 8 फोटोन बनने। तो आप देख रहे होंगे कि ये क्या करेंगे, थोड़ी ही देर में ऐसी सिचुएशन पैदा कर देंगे कि ये हमारा कोहेरेंट बीम जो है निकल के चलेगा, और जैसे यहाँ से हमारा इस वेवलेंथ का फोटोन आएगा तो ये यहाँ पे पार्सली सिल्वर सरफेस पर टकराएगा और यहाँ से ये निकलना शुरू हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं इसके साथ में ये चाहते हैं कि इंटेंसिटी ज़्यादा हो, तो आपको ये पता चल जानी चाहिए कि यहाँ पे पंपिंग ट्रांजिशन रेट को आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, किसकी इंटेंसिटी को, इस वाले फोटोन के बीम को हम ज़्यादा चाहते हैं, यहाँ पे चाहते हैं ज़्यादा इंटेंस निकले, तो यहाँ से आपको दर इसकी बढ़ानी पड़ेगी इधर की तरफ।
तो पंपिंग रेट को बढ़ाना होगा। लेकिन वो पंपिंग रेट भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती पूर्णतः कि हम ये सोचें कि कितने भी हम पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब हम फोटोन के बीम को डाल रहे होते हैं, जब हम पंपिंग ट्रांजिशन करा रहे होते हैं, तो बहुत बार पॉसिबिलिटी होती है कि फोटोन तो हम डालते हैं बीम को, लेकिन वो इंटरेक्ट ही नहीं करता एटम के साथ में। तो क्या होता है, फिर उसके साथ यहाँ से जो हमारा ग्राउंड स्टेट है उससे एक्साइटेड स्टेट में जाएगा नहीं जाएगा, तो हमारा ये ट्रांजिशन अपने आप ही कम होगा। तो ये हमें इसमें देखना है। 2-3 बातें जो इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉम्पिटिटिव दुनिया में मैं तुम्हें लेके जाऊं तो क्वेश्चंस पूछते क्या है उसे सुने। कॉम्पिटिशन्स की दुनिया में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर मुझसे पूछा जाए सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता क्या है इस पे, तो ये आता है कि जो लेजर ट्रांजिशन होता है वो हमारा कौन कौन सी स्टेटों के बीच होता है। तो एक आंसर आपको लगाना है, मेटास्टेबल स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच ट्रांजिशन होता है, नंबर 1 क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है कि किस वेवलेंथ का आप अपनी मेमोरी में, परमानेंट मेमोरी में लेके चले जाएं। क्या इस चीज को बिल्कुल ना भूलें, 6943 एंगस्ट्रॉम। आपको जैसे ही रूबी लेजर का पूछता है कि कितनी वेवलेंथ का रूबी लेजर के अंदर लेजर ट्रांजिशन में फोटोन की जो वेवलेंथ होती है, या कहता है स्टिमुलेटेड एमिशन के बाद में या लेजर के अंदर कौन सी वेवलेंथ का फोटोन एमिट होता है, तो आंसर मार्क करेंगे 6943 एंगस्ट्रॉम। उसके साथ साथ एक सवाल पूछता है कि जब हम पंपिंग ट्रांजिशन कराते हैं तो कौन सी पंपिंग यूज की जाती है, आंसर लगाएंगे ऑप्टिकल पंपिंग। और उसमें वेवलेंथ पूछता है तो आंसर मार्क करेंगे 550 एंगस्ट्रॉम, 5500 एंगस्ट्रॉम। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी रूबी रॉड होती है वो किस किस से मिलकर बनी होती है, तो उसका आंसर मार्क करेंगे कि Al2O3 में डोपिंग होती है, किसकी, Cr2O3 की। मैक्सिमम तो Al2O3 होता है, लेकिन थोड़ा सा क्रोमियम ऑक्साइड मिलता है इसमें, और ये जो क्रोमियम है और एल्यूमिनियम के ये जो एटम है आपस में एल्यूमिनियम आयन रिप्लेस हो जाता है क्रोमियम प्लस से। ये भी हमें पता रहना चाहिए कि रूबी रॉड किससे मिलकर बनी होती है। इस चीज को ध्यान रखें। और बाकी एक चीज याद रखें कि रीजन्स जो होता है सदा लेजर का, वो पॉपुलेशन इन्वर्जन स्टेट है, इस चीज को कभी ना भूलें। तो आप इस डायग्राम को समझा देंगे, डायग्राम के साथ इसके एक्शन को समझा देंगे, तो 4 से 5 क्वेश्चंस इस पर बनते हैं, इनसे अलग क्वेश्चंस इस पर नहीं देखे गए। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं इसी वीडियो में। अगर पूछता है कि जो हमारा कोहेरेंट बीम निकलता है या जो लेजर बीम निकलता है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, आंसर लगाएंगे 6943 एंगस्ट्रॉम। पूछेगा कौन सी पंपिंग यूज करते हैं, आंसर लगाएंगे ऑप्टिकल पंपिंग। और अगर पूछता है कि पंपिंग ट्रांजिशन के लिए जो हम डालते हैं वेवलेंथ, उसकी कितनी वेवलेंथ होती है, जो फोटोन होता है या जीनोन कॉइल फ्लैश लैंप से जो वेवलेंथ एमिट होती है वो 550 एंगस्ट्रॉम, ये याद रखें। उसके अलावा जो इसके अंदर है उसमें ये भी याद रखें कि दोनों, जैसे क्वेश्चन पूछता है कि जो रूबी रॉड होती है उसकी जो हमारी दोनों साइड्स होती हैं, दीज आर 2 साइड्स, उनमें दोनों फुली सिल्वर्ड होती हैं, दोनों पार्सली सिल्वर्ड होती हैं, एक फुली सिल्वर्ड होती है, एक पार्सली सिल्वर्ड होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो देख रहे होंगे एक फुली सिल्वर्ड और एक पार्सली सिल्वर्ड। ये भी कई बार पूछ लेता है, इस तरीका के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जाते हैं, फुली सिल्वर्ड क्यों यूज करते हैं। तो फुली सिल्वर्ड इसलिए यूज करते हैं कि जब भी फुली सिल्वर्ड हमारा होता है वो परफेक्ट रिफ्लेक्टर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरी के पूरा जो यहाँ पे बीम पहुंच गया अगर कोई हमारा लेजर ट्रांजिशन के थ्रू, तो इसे वापस इधर भेज देगा, ये याद रखें। पार्सली से क्यों रखते हैं उसे याद रखें कि पार्सली में क्या होगा, वो बाहर की तरफ इमिट भी कर देगा। तो ये तुम्हें इसमें याद रखना है। इसके डिसएडवांटेज देखें क्या है। इसके डिसएडवांटेज मैंने लिखे हैं। एक तो ये पल्स लेजर है। पल्स लेजर किसे कहते हैं कि बीम हमारा कंटिन्यूस नहीं मिलता, पहले बीम मिल गया, फिर कुछ समय नहीं मिला, फिर उसके बाद में फिर कुछ समय बीम मिला, फिर नहीं मिला, तो ये पल्स लेजर कहलाती है। इसकी बड़ी ड्रॉबैक है। और हम क्या चाहते हैं, पल्स नहीं चाहते, हम कंटिन्यूस चाहते हैं। एक दूसरा क्या है कि इसमें हाई पंपिंग पावर है। यहाँ से यहाँ इसे पंप करने के लिए जो हमें पंपिंग की रिक्वायरमेंट है उसमें पावर हमारी काफ़ी खर्च होती है। तो 2 इसके डिसएडवांटेज याद रखें। तो मुझे उम्मीद है कि इस पर आपको कुछ शॉर्ट नोट्स भी लिखना पड़े, आपको इसे डिटेल डिस्कस करना पड़े। और देखो, खास तौर से जिन्हें सिविल के एग्जाम जो बच्चे लिख रहे होते हैं, वो थोड़ा सा इसमें जब आप देखें कि डायग्राम आपने बना दिए तो 2-3-4 बातें बता दें इसमें, स्पॉन्टेनियस एमिशन की बातें, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन की सब बातें बता देंगे तो ये अपने आप ही काफ़ी चीज़ें इसमें फिर कवर हो जाएंगे। और टीचर मैं सदा बताना चाहूँगा, सिविल में जब भी बच्चे लिखते हैं मेंस का एग्जाम,
उनके लिए मैं ये भी सलाह दूंगा कि डायग्राम पे ज़्यादा कोशिश करें। इवन तो जो बीएससी एमएससी में भी बच्चों के लिए लिखने आती है, सदा कोशिश करें कि लेजर की सारी फिजिक्स डायग्राम पे लिखें। पहले डायग्राम बना दें साफ सुथरे, उन्हें एक्सप्लेन कर दें, वर्किंग बता दें, उसके बाद में उसकी ड्रॉबैक्स बता दें, तो ये आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। 3 लेवल लेजर इसे हम क्यों कह रहे हैं? 3 लेवल लेजर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे 1, 2 और 3, 3 ही लेवल हैं इसमें, इसको इसलिए 3 लेवल लेजर कहा जाता है। ये याद रखें। पंपिंग का मैं लगातार कह रहा हूँ, आईएएस में क्वेश्चन आ चुका है, कौन सी पंपिंग इसमें यूज करते हैं, तो ये हमारी ऑप्टिकल पंपिंग यूज करते हैं। तो ये मेरा डिस्कशन था किसके ऊपर? रूबी लेजर पे। यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ अगली हीलियम नियॉन लेजर, इसी लेक्चर में हीलियम नियॉन लेजर। डायग्राम बना दें हीलियम नियॉन लेजर का। उसी तरीका से आप देख रहे होंगे हीलियम नियॉन लेजर में क्या आ रहा है हमारा। हीलियम नियॉन लेजर के अंदर एक फुली सिल्वर्ड मिरर यहाँ पे यूज किया गया है, इधर हमारा पार्सली सिल्वर्ड मिरर यूज किया गया है, और यहाँ जो हीलियम और नियॉन है वो इसमें फिल कर दी जाती है। और किस पे की जाती है? लो प्रेशर पे। किस पे यूज की जाती है? वेरी लो प्रेशर। कहीं मैंने लिखा होगा, हाँ ये देखो लिखा है कि हीलियम और नियॉन को जो यूज करते हैं वो 10 और 1 की रेशो में। तो हीलियम तो रहता है, हीलियम के एटम्स रहते हैं अगर 10 और 1 की रेशो समझते हैं। कुल अगर एटमों की संख्या है तो 10/11 किसकी होगी? हीलियम की, और 1/11 किसकी होगी? नियॉन की। इसका 10/11 कंट्रीब्यूशन परसेंट में और इसका 1/11 है, ये मतलब है। यहाँ एक चीज सबको पता रहनी चाहिए कि एक वर्क्स होता है हमारा यहाँ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के लिए लगाया गया है। यहाँ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की फिजिक्स भी थोड़ा सा मैं आइडिया दूंगा, लेकिन उससे पहले 2-3 बातें इंपॉर्टेंट सुने। एक बात सदा याद रखें कि हीलियम और नियॉन, हीलियम नियॉन लेजर में हीलियम के भी एटम होते हैं और नियॉन के भी होते हैं। हीलियम ज़्यादा मात्रा में होता है और नियॉन जो है कम मात्रा में होता है, और उनकी रेशो अमूमन 10 और 1 की होती है। कुछ बुक हालांकि 7:1 भी लिखती हैं, लेकिन आप ज़्यादातर बुकों में पाएंगे कि 10 और 1 की रेशो ही इसमें लिखी मिलती है। तो मैंने 10 और 1 ही लिखा है। तो यहाँ पे जो होगा इसका मतलब हुआ कि जो हमारे टोटल एटम्स हैं उनमें 10/11 जो है वो हीलियम के एटम होंगे और नियॉन के 1/11 होंगे। देखो इसकी फिजिक्स जो हमारी फुली सिल्वर्ड मिरर यूज कर रहे हो, इधर पार्सली सिल्वर्ड मिरर यूज कर रहे हो, वो तो सेम है जो यहाँ पे हम देख रहे थे। वो क्या करेगा? फुली सिल्वर्ड मिरर जो यहाँ पे रेडिएशन पैदा होगा उसको इधर नहीं पास होने देगा, जिससे क्या होगा? पार्सली सिल्वर्ड से पास हो जाएगा लेजर बीम, तो यहाँ से हमें पैदा होगा। देखो कुछ चीजें तो बिल्कुल दिमाग में रखें। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें क्या है कि ये जो लेजर होती है उसको हम कहते हैं 4 लेवल लेजर। 4 लेवल लेजर आप देखेंगे इसके डायग्राम में जो हमारे लेजर के ग्रुप बनेंगे, क्योंकि ट्रांजिशन यहां होगा 1, 2, 3, 4 लेवल। अब तुम्हें समझना क्या है उसको सुने। हीलियम जो होता है, एक बात सदा याद रखना, हीलियम पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कराने में हेल्प करता है। एक चीज सदा आपके माइंड में रहनी चाहिए कि कभी भी लेजर बगैर पॉपुलेशन इन्वर्जन के नहीं बनेगी। हीलियम को 10 और 1 की रेशो में रखने का एक कारण है। कारण यह है कि हीलियम के एटम्स जो होते हैं, उन हीलियम एटम्स जब एक्साइटिक स्टेट में होता है तो उसके पास एनर्जी जो होती है, यहां से देखोगे आप, हीलियम से की जो मेटास्टेबल स्टेट है, यहां से इस हीलियम के एटम को इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट के थ्रू, और इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट कराएगा कौन? ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराएगा। ध्यान दो मेरी बात है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या करेगा? पहले पूरी फिजिक्स समझ लो, उसके बाद में मैं इसके लेजर ट्रांजिशन समझाऊंगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट, जब हमारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट कराएंगे। इलेक्ट्रॉन किससे टकराएंगे? इलेक्ट्रॉन टकराएंगे हीलियम के एटम से। हीलियम की एटम जो है मेटास्टेबल स्टेट है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू, उसके चलते जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। जो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो आकर टकराएंगे किससे? इस हीलियम के एटम से। और हीलियम के एटम को कहां ले जाएंगे? अपनी मेटास्टेबल स्टेट में, जो यहां से कितने ऊपर है? 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देख रहे होंगे हीलियम के एटम ग्राउंड स्टेट में थे, इलेक्ट्रॉन का इंपैक्ट हुआ यहां से और ये हीलियम को कहां ले गए? मेटास्टेबल स्टेट में ले गए।
अब हमारे पास में क्या है कि इसके पास, अब जब ये हीलियम का एटम इतनी एनर्जी रखता है, अब ये जाके टकराया किससे? नियोन के एटम से। इसके पास इस नियोन को एटम को यहां तक पहुंचाना है इसे 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये एनर्जी इसके पास शॉर्ट है इससे यहां तक लाने में। तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का अंतर देख रहे होगे, इन दोनों एनर्जी लेवल में दिख रहा होगा तुम्हें। लेकिन क्या होगा, थर्मल एनर्जी के कारण एक एनर्जी इन्हें और मिल सकती है, एक थर्मल एनर्जी भी होती है 3/2 kT। अगर इस एटम को 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल गई इसको, जो कि इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट के थ्रू एक्साइटेड स्टेट में था, और ये इससे ही नियोन के एटम से जा टकराया, तो इस नियोन के एटम को ये इस स्टेट में ले आएगा। फिर से सुने, जब हमारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट करता है, और किससे इंपैक्ट करता है? हीलियम के एटम से। हीलियम के एटम को जैसे ही एनर्जी मिलती है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हीलियम का जो एटम है वो ग्राउंड स्टेट को छोड़ के कहां पहुंच जाता है? मेटास्टेबल स्टेट में। ये जब मेटास्टेबल स्टेट में पहुंच जाता है, और ये तादाद है बहुत ज्यादा, क्योंकि 10 की रेशो में है, 10 और 1 की रेशो में है ये, तो इनके कॉलिजन इससे नियोन से के एटमों से चलते रहेंगे। अब ये नियोन के जो एटम थे वो शुरू में प्रारंभिक समय पे इस अवस्था में थे, और ये 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी हीलियम के एटमों के ऊपर। अगर इसको 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और मिल जाती है, कहां से मिल जाएगी एनर्जी? थर्मल एनर्जी के थ्रू। टेम्परेचर के कारण भी तो एनर्जी होती है। अगर इसको 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाती है प्लस एक्स्ट्रा में, तो ये एनर्जी इसके पास थी मेटास्टेबल स्टेट के साथ में, और ये एनर्जी और मिल गई, और इसके पास टोटल एनर्जी हमारी हो गई 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस एनर्जी का ये हीलियम एटम अगर ये नियोन के ऊपर इंपोज हो जाता है, तो नियोन के एटम को यहां से उठा के इस स्टेट में ले आएगा। उसके पास उतनी एनर्जी आ जाएगी। और ज्यादा हमने क्यों लगा रखे हैं? पॉपुलेशन इन्वर्जन में पता है टारगेट क्या है तुम्हारा? तुम्हारा टारगेट इस नियोन के एटमों को इन स्टेटों से उठा के यहां लाना है, और ज्यादा से ज्यादा को लाना है यहां से यहां। तुम्हें यह भी पता चलेगा कैसा हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन अभी तुम्हें पता चल रहा होगा ये इस एटमों को मदद कर रहा है यहां से यहां पहुंचाने में। और क्या करो, यहां ज्यादा रख रखे हैं तुमने, ये कम रख रखे हैं, तो क्या होगा जब ये ज्यादा जाके इससे टकराएंगे तो क्या करेंगे? ज्यादा एटम ऐसे होंगे जिनके पास एनर्जी ज्यादा होगी, और यहां पे कम एटम है, तो यहां से कम होने के बाद इधर से ज्यादा जा रहे हैं, और ज्यादा यहां से कॉलिजन करेंगे तो ज्यादा ही तो एटम यहां पहुंच जाएंगे मेटास्टेबल स्टेट में, जिसके चलते पॉपुलेशन इन्वर्जन मिल जाएगा। यहां तादाद कम रह जाएगी, यहां ज्यादा हो जाएगी। जो हीलियम नियोन लेजर है उसमें हीलियम का रोल क्या है? हीलियम का रोल डबल है। ये नियोन के एटमों को कहां पहुंचा रहा है? इस नियोन के एटमों को मेटास्टेबल स्टेट में पहुंचा रहा है। इस एनर्जी से इतनी ऑब्टेन करनी है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर पहुंच गया, इसके जो नीचे लेवल है 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहां पे तुम ज्यादा से ज्यादा क्राउड इकट्ठी करा लो। अब वो ज्यादा से ज्यादा इकट्ठी कैसे होगी? यहां से सीधी पंपिंग थोड़ी करा रहे हो, इससे करा रहे हो। पहले क्या करा रहे हो? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू, इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट के थ्रू हीलियम को यहां पहुंचा रहे हो मेटास्टेबल स्टेट में, और इससे 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थर्मल एनर्जी से जैसे इसे मिलती है, और हीलियम का एटम नियोन के पे टकराता है, तो नियोन के एटमों को यहां से लेके सीधा मेटास्टेबल स्टेट में पहुंचा देता है। यहां पे तादाद है ज्यादा इनकी, जब ये ज्यादा है यहां पे टकराने की दर अपने आप ही ज्यादा हो जाएगी, तो इन ज्यादाओं को यहां पहुंचा देंगे मेटास्टेबल स्टेट में। इसलिए ज्यादा तादाद में नहीं रख रखे, किस किस में 10:1 रेशो नहीं रख रखी। फिर से एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहले हम क्या करते हैं, हीलियम नियोन के एटमों को यहां भर देते हैं लो प्रेशर पे, और इस पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लगाते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जैसे ही हम अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होता है, और इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट के थ्रू क्या होता है, सबसे पहले हीलियम के जो एटम्स हैं वो यहां से एनर्जी इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट के थ्रू ऑब्टेन कर लेते हैं 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
लेकिन अगर ये 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जो एटम्स हैं, किसके, हीलियम के, अगर ये नियोन के एटमों से टकराते हैं जो ये ग्राउंड स्टेट में हैं, तो यहां से यहां नहीं पहुंचा सकते इसे। लेकिन क्या होता है, ये तो तुमने जो एनर्जी से प्रोवाइड की है वो इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट के थ्रू कराई है, इलेक्ट्रॉन के टकराने से। अब अगर इसको थोड़ी एनर्जी और मिल जाए, और थोड़ी एनर्जी मिलने का सबसे बढ़िया कारण होगा थर्मल एनर्जी के कारण, तो क्या होगा, इसमें अगर ये एनर्जी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ऐड हो जाती है, और फिर ये वाला जो एटम था हीलियम का, जो एक्साइटेड स्टेट में था, और इसके साथ ये एनर्जी और जुड़ी हुई है, मैं क्या स्टेबल स्टेट कह रहे हैं इसकी, तो ये 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑब्टेन कर लेता है। ये नियोन के एटम से जो ग्राउंड स्टेट में था, अगर ये टकरा जाता है तो इस स्टेट से उठा के इस मैं स्टेबल स्टेट में ले जाता है। और क्या करते हो, यहाँ पे तादाद ज्यादा रखते हो ऐसे एटमों की जिससे ये ज्यादा टकराए नियोन से। नियोन के एटमों से ग्राउंड स्टेट में टकराएंगे तो नियोन के एटम यहाँ आने लग जाएंगे मैं स्टेबल स्टेट में। यहाँ पे तुम्हारी क्राउड इकट्ठी हो जाएगी ज्यादा एटमों की। क्यों, किसके एटम, नियोन के। ये आपने पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर लिया। और 10:1 की रेशो में क्यों लगाए, क्योंकि तुम चाहते हो कि ज्यादा एटम्स इसके साथ नियोन से टकराएं, जो जिससे ट्रांजिशन की रेट यहां से यहां ज्यादा हो जाए। 10:1 की रेशो का मतलब समझ रहे हो, ज्यादा रखो। पॉपुलेशन इन्वर्जन को बढ़ाना तो आपके पास तरीका सबसे ज्यादा क्या है, सबसे बढ़िया तरीका यही है कि यहाँ जितने ज्यादा ऐसे एटम्स हमें मिल जाएं जिनके पास एनर्जी 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वो इससे टकरा जाएं, उतने यहां से ज्यादा पहुंच जाएंगे हम। उसके बाद क्या होगा, मेटा स्टेबल स्टेट से इसके जस्ट नीचे, कौन किसके नीचे, इसके जो हमारे पास नियोन होता है, नियोन के नीचे जो एनर्जी लेवल होते हैं 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेटा स्टेबल स्टेट है, लेकिन इसका एनर्जी लेवल अगला इसके नीचे वो 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये सीधा का सीधा यहां ट्रांजिशन नहीं कर रहा, बल्कि यहां से कहां ट्रांजिशन बना रहा है, यहां से यहां, क्योंकि इस स्टेट के नीचे उसे स्टेबिलिटी यहां नजर आ रही है इस गैप में। तो यहां से क्या हो रहा है, यहां तुमने ज्यादा ऑब्टेन कर लिए। इन दोनों के बीच में, अगर इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस हम कर दें 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और उसे E बराबर Hc/λ के बराबर कर दें, इन दोनों के बीच के एनर्जी गैप को, उसको तो एनर्जी ले लें और उसे Hc/λ लें, तो यहां 6328 एंगस्ट्रॉम अपने आप आ जाएगा। क्या हुआ, यहां से एक फोटोन अगर पैदा होगा और आगे ही तैयार थे, तो ये आगे 2 को और इंड्यूस करा देगा उसी वेवलेंथ का और उसी फ्रीक्वेंसी का इमिट कराने को। 2 आगे फर्दर 2 को कराएंगे, तो यहां से तुम देखोगे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, जो कहानी कहां थी, दिस वन, वो यहां से पैदा हो जाएगी। और यहां पे इसको क्या बोल रहे हैं, लेजर ट्रांजिशन, इन दोनों के बीच। 4 क्वेश्चंस जो बेहतरीन क्वेश्चन जिन्हें मैं कहता हूं वो यहां पूछे क्या जाते हैं। 1, हीलियम का काम क्या है हीलियम नियोन लेजर में, ये पॉपुलेशन इन्वर्जन कराता है। ट्रांजिशन किस में होते हैं, नियोन में। ट्रांजिशन हीलियम में एटम में नहीं होते, किस में होते हैं, नियोन में। नियोन के किस एनर्जी लेवल में होते हैं, 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 18.70 एंगस्ट्रॉम, इसमें होते हैं। कितनी वेवलेंथ का फोटोन एमिट होता है, आंसर लगाओगे 6328 एंगस्ट्रॉम। 6328 रटे रखना है। 6943 किसमें, रूबी लेजर में। 6328 एंगस्ट्रॉम किसमें, हीलियम नियोन लेजर में, कभी नहीं भूलना है। उसके बाद जब ये हमारा इस स्टेट में आ जाएगा तो ये यहां से यहां ट्रांजिशन करेगा, स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन, और इस स्टेट से फिर रेडिएशन लेस ट्रांजिशन करता हुआ नियोन का एटम ग्राउंड स्टेट में कूदेगा। ये इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है ज्यादा, क्यों, हम तो इस लेजर को चाह रहे हैं कि लेजर ये हमें मिले, क्योंकि अभी ये इस स्टेट से इस स्टेट में और इस स्टेट से इसमें आएगा। लेकिन क्या हो रहा है, यहां तुम्हारा ये जो ट्रांजिशन है, लेजर यहां है, यहां लेजर नहीं है। जब लेटिस का एटम हायर एनर्जी स्टेट में होता है तो टकराता रहता है लेटिस के एटम से, और उसकी एनर्जी में अगर वो परिवर्तन नहीं करता तो टकराने के बाद धीरे धीरे अपनी एनर्जी को लॉस करता जाता है, और धीरे धीरे एनर्जी लॉस होती जाती है। और रेडिएशन लेस ट्रांजिशन का मतलब हुआ यहाँ कोई वेवलेंथ का फोटोन एमिट नहीं करता, लेकिन अपनी एनर्जी को टकराने के साथ धीरे धीरे उसकी एनर्जी घटती जाती है, और वो कहाँ आ जाता है फिर से, ग्राउंड स्टेट में। जब ये इस स्टेट से इसमें आता है तो रैंडम रेडिएशन फैलाता है चारों तरफ को,
इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि लेजर तो हमारा यहाँ बना है, हमारा इंटरेस्ट क्या है इसमें। अब 10 क्वेश्चन तो मैं इस पर बना के देता हूँ, सुनो 10 क्वेश्चन क्या है जो ऑब्जेक्टिव के लिए हमारे इंपॉर्टेंट हैं। एक तो यही है कि ये जो बनाई थी वो जयवन ने बनाई थी 1961 में, J1 JAVAN साइंटिस्ट का नाम है। पहली लेजर जो बनाई थी वो मेमन ने बनाई थी, और ये जो हीलियम नियॉन लेजर था और J1 का काम था, ये 1960 की थी, ये 1961 की थी, 1961 1960। और क्रेडिट अगर लेजर का कहा जाए कि लेजर के लिए मेन क्रेडिट किसको जाता है थ्योरेटिकल, तो आइंस्टीन को जाता है, जहां उन्होंने स्टिमुलेटेड इमिशन की परिकल्पना की थी। कल के लेक्चर में डिस्कस कर रहा था मैं, आइंस्टीन याद भी किए थे मैंने उस लेक्चर में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछता है कि हीलियम और नियॉन जो है, तो पहला क्वेश्चन तो देखो यही है कि ये बनाया किसने था, एक फिर पूछता है हीलियम नियॉन किस रेशो में होते हैं, बहुत बार आता है क्वेश्चन 10:1 की रेशो। एक इसमें याद रखें कि प्रेशर जो होता है, मैंने कहीं लिखा होगा 1 mm ऑफ Hg होता है, कहीं लिखा होगा, यहां लिखा है देखो, प्रेशर जो होता है वो बहुत लो होता है, लो प्रेशर। और इसका जो हीलियम नियॉन लेजर है, इसका पावर आउटपुट जो होता है 1 से लेकर 50 मिलीवाट तक होता है। ये लिख लें, फैक्ट में लिख लें इसे। एक इसमें बहुत बार क्वेश्चंस जो मैं देखता हूं बहुत बार, वो ये है कि हीलियम का काम क्या है हीलियम नियॉन लेजर में। कहना ये सहायक है पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने में। एक क्वेश्चन पूछता है कि हीलियम से जो उसकी मेटास्टेबल स्टेट होती है वो कितनी एनर्जी लेवल ऊपर होती है, 20.61। ये जो इस स्टेट से इस स्टेट में जा सकता है, उसका थर्मल एनर्जी कारण हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट के थ्रू और थोड़ी एनर्जी मिल जाए। वो दो कारण इसके हो सकते हैं, जो यहां से नियॉन यहां से यहां पहुंच जाए। इसको 10:1 की रेशो में क्यों करते हैं, क्योंकि हीलियम के एटम ज्यादा टकराए नियॉन के एटम से, तभी तो यहां से पॉपुलेशन इन्वर्जन मिलेगा, जब तो यहां एटमों की संख्या ज्यादा होगी। और एक पूछता है इसकी वेवलेंथ कितनी होती है लेजर ट्रांजिशन में, वो 6328 एंगस्ट्रॉम। जो हमारा एनर्जी है उसका एनर्जी लेवल पूछता है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी याद हो। और 2-3 बातें ये थी, बाकी सब कवर हो गया। डायग्राम तुम्हारी समझ में आ ही गया होगा, आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं समझाने में। 4 लेवल लेजर इसे हम क्यों कह रहे हैं, 1 2 3 4, ये याद रखो, लेजर एक्शन ही हो जाता है। स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन और यहाँ रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन उनको कहते हैं जब रेडिएशन तो निकले लेकिन वो कोहेरेंट ना हो। और लेजर ट्रांजिशन में क्या होता है तुम्हें सबको पता होगा, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन में होते हैं, सेम उनकी वेवलेंथ होती है, सेम फेज होता है, इंटेंस बीम होता है पूरा। ये तो सब इसकी प्रॉपर्टी है जो इसे अलग करती हैं। तो ये मुझे उम्मीद है कि शायद हीलियम नियॉन पे आप एक्सप्लेन भी कर दोगे बिजली से, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हें भी कवर कर लोगे। दो तीन पॉइंट और इसमें कवर करता हूं। एक क्वेश्चन आता है हमारा कोहेरेंस लेंथ, और एक क्वेश्चन आता है कोहेरेंस टाइम में रिलेशन। एल का जो फॉर्मूला होता है लेंथ का, कोहेरेंस लेंथ का, वो होता है C × τ, ये होता है कोहेरेंस टाइम। तो यहाँ क्या होता है, कई बार कोहेरेंस टाइम दे देता है, कोहेरेंस लेंथ दे देता है। एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, थोड़ा सा आइडिया देने का प्रयास करता हूं कि परफेक्ट कोहेरेंसी या परफेक्ट मोनोक्रोमेटिक और परफेक्ट जैसी चीजें होती नहीं। एक परिकल्पना है परफेक्ट, पता है इस चीज को, मैंने लगातार कहा है कि परफेक्ट जो होता है कुछ नहीं होता। एक हमारे पास कोहेरेंस जो होती है दो तरीका की होती है, देयर आर 2 टाइप ऑफ कोहेरेंस। एक होती है टेम्पोरल कोहेरेंस और एक होती है स्पेटियल कोहेरेंस। जानते हो, नहीं जानते? कोहेरेंस 2 तरीका की होती है, एक होती है टेम्पोरल, टाइम के हिसाब से कोहेरेंसी। जैसे क्या हो कि अगर हमारी साइनसॉइडल ऐसे चलती रहे और ये सदा इन्फिनिटी समय तक ऐसे ही जाए, तो ये परफेक्टली कोहेरेंट बीम है टाइम के हिसाब से, क्योंकि हर बार टाइम के हिसाब से उसका एम्पलीट्यूड लगातार सेम रिपीट हो रहा है। लेकिन क्या हुआ, एक समय तक तो ये SHM एक तरीका से यहां बनी, और फिर क्या हुआ, कुछ समय तक ये बनी नहीं और फिर से ये शुरू हो गई आनी। तो आप देखोगे यहां इस पर्टिकुलर रीजन में ये है ही नहीं इतनी देर के लिए। और उसका कारण क्या है,
जब कोई, कैसे हम लाइट रेडिएशंस पैदा करते हैं किसी भी मेथड के थ्रू। जैसे यहां पे हम क्या देख रहे हैं, नियॉन को इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू यहां से यहां पहुंचाया था। यहां फोटोन निकाला तुमने, लेकिन फोटोन तुम्हें बन रहा है। तो जब भी तुम फोटोन को बनाना चाहते हो कि फोटोन पैदा हो जाए, तो तुम्हें एक्साइटिंग स्टेटों में ले जाना पड़ता है एटम्स को। जब वो नीचे कूदते हैं तो वो फोटोन का बीम निकालते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे यहां से लेके से जो हमारे, सपोज कि हम इस केस को उठाएं, यहां से यहां गया, अब ये यहां पे इतनी देर तक रुका, तो क्या हुआ, एक बार हमारे पास में बीम आ गया, रेडिएशन इमिट हुआ, फिर कुछ देर तक हुआ ही नहीं, फिर उसके बाद हुआ, तो वहां पे गैप आने लगेगा उस टाइम अंतराल में, क्योंकि लगातार नहीं होता, एक फाइनाइट समय लेता है। ऐसा नहीं हुआ कि यहां से गया और सीधा एटम ऊपर पहुंचा और सीधा आ गया, क्योंकि उसने एक समय लिया है, उस समय तक उसने एमिशन नहीं किया, इसलिए गैप आते हैं। तो क्या होता है, जितनी देर तक एमिशन होता है, जब तक तो हमें वेव मिल गई साइनसॉइडल, उसके बाद हमें मिली नहीं, फिर मिलनी शुरू हो गई। जितने समय तक हमें कोई साइनसॉइडल वेव मिलती है लगातार, उतना समय हमारा कोहेरेंस टाइम होता है, और उस कोहेरेंस टाइम में चली गई डिस्टेंस कोहेरेंस लेंथ होती है। लाइट क्योंकि किससे चलती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलती है, तो एल की वैल्यू को हम लेंथ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेंथ बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। अब टाइम कितने समय तक साइनसॉइडल वेव रही थी, वो टॉ हो गया, और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गई, तो कोहेरेंस लेंथ निकल जाएगी। अब न्यूमेरिकल क्या पूछेगा, दो ही न्यूमेरिकल है, टॉ देगा एल पूछ लेगा, एल देगा टॉ पूछ लेगा, निकाल लेना। बात समझ में नहीं आई? न्यूमेरिकल आता है इस पे, मैंने बता दिया कि न्यूमेरिकल इस पे क्या आता है, ये आता है। दूसरा क्या है कि फ्रीक्वेंसी स्पीड देखें विथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। कई बार क्या होता है कि दो लाइन, जैसे सोडियम की T1 T2 लाइन है, ट्रांजिशन हो रहा है, आप दो लाइनों को अगर बेस्ट डिस्टिंग्विश करना चाहते हो, इफ यू वांट्स टू डिस्टिंग्विश टू वेवलेंथ, सबसे बढ़िया तरीका उसका क्या होता है, एक का मैक्सिमा दूसरा के मिनिमा पे कोइंसाइड करना चाहिए। जानते हो नहीं जानते, नहीं पढ़ा कभी? फ्रॉनहोफर पैटर्न जब दोनों एक दूसरे पर, रेली क्राइटेरिया कहलाता है। रेली क्राइटेरिया नहीं पढ़ा ऑप्टिकल रिजोल्यूशन का, कि अगर दो वेवलेंथों को तुम बेस्ट डिस्टिंग्विश करना चाहते हो, तो एक वेवलेंथ का मैक्सिमा दूसरी वेवलेंथ के मिनिमा के ऊपर सुपरइम्पोज होना चाहिए। हद हो गई। ऐसे लेके चलते थे दो स्पेक्ट्रम, इस तरीका से लाइंस देखे नहीं है ये स्पेक्ट्रम एनालिसिस, और यहाँ पर टिप नहीं देखे, ये टिप आता है इस तरीका से इंटेंसिटी का, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये रेली क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन कहता है ये। चलो नहीं पढ़ा तो कभी ऑप्टिक्स में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। हाँ, रिजोल्यूशन के लिए तो होता है वो कि बेस्ट अगर दो लाइनों को डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, तो एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा के ऊपर कोइंसाइड करना चाहिए, बेस्ट अगर चाहते हैं तो। ध्यान दो, एक वेवलेंथ λ1 की है और एक वेवलेंथ λ2 है। आप बेस्ट डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो कोहेरेंस लेंथ को, अगर दो स्पेक्ट्रल लाइन हैं उनको बेस्ट डिस्टिंग्विश करना है, तो इसका मैक्सिमा कोहेरेंस लेंथ के बराबर हो, तो एल की वैल्यू n λ1 हो, और ये तो मैक्सिमा की कंडीशन है, और मिनिमा की होती है n+12 इंटू λ2। λ1 और λ2 ये वेवलेंथ हो गई। जैसे सोडियम की D1 T2 लाइन है, तो D1 के करस्पॉन्डिंग जब हमें मैक्सिमा मिल रहा हो कहीं, तो D2 के लिए उसी समय पर मिनिमा मिलना चाहिए, और मिनिमा की जो कंडीशंस होती है वो मैक्सिमा की कंडीशन से उल्टा होता है। अगर तुम वैसे जाओगे तो हम ये कहते हैं कि जब फेज हमारे पाई, 3 पाई, 5 पाई होते हैं ना, तो हमें मिनिमा मिलता है, और 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई होते हैं फेज, जब हमें मैक्सिमा मिलता है। तो उल्टा है उसकी कहानी दोनों। तो यहाँ पे केवल इतना याद रखें कि कोहेरेंस लेंथ, अगर हम λ1 और λ2 को बेस्ट डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं कोहेरेंस लेंथ के फेज में, तो L बराबर n λ1 हो और L की वैल्यू n+12 इंटू λ2 हो। उसके बाद क्या करें, यहां से इस वाले रिजल्ट से n की वैल्यू लेके यहां से क्या हो जाएगी L की वैल्यू, मैं थोड़ा सा यहां से कैलकुलेशन दिखाई दे रहा हूं। n+12 की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, n+12, यहां से देखें L अपॉन
λ2 और n की वैल्यू यहां से मिल जाएगी हमें L/λ2 माइनस हाफ। इस वैल्यू को कहां रख दो, यहां रख दो इस वैल्यू को, और फिर L को कॉमन निकाल देना इधर लाके। मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन दिखा दूं या कर लोगे? कर लेना। तो L की वैल्यू λ1 λ2 अपॉन 2 λ1 माइनस λ2 आ जाएगी। और अगर λ1 हमारा लैम्डा है और λ2 की वैल्यू हमारी लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा बाई 2 है, यहाँ पे पुट कर दें λ1 की वैल्यू को लैम्डा इसमें और λ2 की वैल्यू को लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा बाई 2 अगर यहाँ रख दें तो L की वैल्यू लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा हो जाएगी। ध्यान दो क्या मतलब हुआ कि जैसे हमारे पास में कोहेरेंस लेंथ हमें निकाल ली है सोडियम की T1 और T2 लाइन की, तो वहाँ पर हमें पता है 5890 एंगस्ट्रॉम होती है, एक 5896 एंगस्ट्रॉम होती है। तो यहाँ पे कोहेरेंस लेंथ निकालने के लिए आप क्या करोगे, कोहेरेंस लेंथ बराबर हो जाएगा हमारा लैम्डा स्क्वायर अपॉन डेल लैम्डा। तो डेल लैम्डा की जगह पे तो 6 एंगस्ट्रॉम यूज कर लेना और लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए इनका औसत ले लेना है, कोहेरेंस लेंथ निकल जाएगी। ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। डेल्टा लैम्डा की वैल्यू हमारी होती है लैम्डा स्क्वायर अपॉन एल। डेल्टा लैम्डा क्या है, दो वेवलेंथों के बीच का अंतर। लैम्डा क्या है, जो वेवलेंथ है उनका एवरेज। और एल क्या है, कोहेरेंस लेंथ। अब यहां पे क्वेश्चन तुम्हें पता चल रहा होगा कितने पूछे जा सकते हैं। डेल्टा लैम्डा और एल दे लैम्डा पूछ लेगा, लैम्डा और एल दे डेल्टा लैम्डा पूछ लेगा, लैम्डा और डेल्टा लैम्डा देगा एल पूछ लेगा। तीनों फॉर्मूले जो तीनों पे क्वेश्चन तैयार रखो, यही तो है ये। और एक चीज तुम्हें और समझानी है मुझे, उसे और सुन लो। मोनोक्रोमेटोसिटी हम किसे कहते हैं, मोनोक्रोमेटिसिटी किसको कहते हैं उसको और सुन लो। अगर हमारे पास में दो वेवलेंथ हैं, एक वेवलेंथ लैम्डा है, एक दूसरी लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा है, या हम ये कह दें एक की फ्रीक्वेंसी म्यू है, एक की फ्रीक्वेंसी म्यू प्लस डेल्टा म्यू है, तो इस डेल म्यू का अंतर म्यू के साथ करें तो मोनोक्रोमेटिसिटी कहलाती है ये। और मोनोक्रोमेटिसिटी सबसे अच्छी पता कब है, जब इसकी वैल्यू 0 हो। समझो कैसे हो। हम क्या चाहते हैं, हम सदा ये चाहते हैं एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ का मिल जाए बीम, मिलता नहीं। तुम मुझसे क्या वो कहोगे सर क्यों नहीं मिलता, क्योंकि एनर्जी लेवल कतई शार्प नहीं होते। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उन्हें स्प्लिट कराता है, वो एक अंतराल होता है एनर्जी गैप का। उस एनर्जी अंतराल में से जब फोटोन इलेक्ट्रॉन जंप करता है और फोटोन इमिट करता है, तो वहां उसमें कहां है वो हमें नहीं पता। जैसे एक लेवल ये है और एक लेवल ये है तो सीधा हमें फिक्स हो जाएगा अगर ये एनर्जी लेवल सेम है तो, लेकिन पता चला यहां गैप है, तो क्या होगा, यहां से आएगा फोटोन तो कुछ और एनर्जी का निकालेगा, यहां से निकालेगा तो कुछ और निकालेगा। सपोज किया यहां पे जो फ्रीक्वेंसी उसने निकाली म्यू और यहां फ्रीक्वेंसी निकाली म्यू प्लस डेल म्यू। अब मोनोक्रोमेटिसिटी किसको डिफाइन करोगे, इस डेल म्यू को इस म्यू से डिवाइड कर दो, वो मोनोक्रोमेटिसिटी कहलाती है। और मोनोक्रोमेटिक कौन होगा, जब डेल म्यू 0 होगा, वो परफेक्ट मोनोक्रोमेटिक हो जाएगा। ध्यान दो, अच्छी बात यह है कि डेल म्यू 0 हो अगर मोनोक्रोमेटिसिटी देखना चाहते हो, लेकिन ये कभी होगा नहीं। जब ये नहीं होगा तो फिर तुम्हारे पास में विकल्प क्या होगा, जहां कम हो। अब भी नहीं समझे बात भाई, पहले तो आइडियल तो ये है 0 हो, अब 0 हो नहीं सकता, तो दूसरे पास तुम्हारे पास मौका क्या है कि 0 ना हो तो 0 के पास हो, मींस कम से कम वैल्यू रखे। तो डेल म्यू अपॉन म्यू की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिसिटी कहते हैं। हालांकि ये वैल्यू मैंने एक क्वेश्चन यहां पे देखो लिख रखा है, ये टॉ दे रखा किसी क्वेश्चन के अंदर 10 की पावर -10, लैम्डा दे रखा हमारा 5893 एंगस्ट्रॉम, और डेल म्यू अपॉन म्यू की वैल्यू अगर इस गिवन डाटा के लिए हम निकालते हैं तो वो आती है 2 गुणा 10 की पावर -5। ये वैल्यू बहुत छोटी है, ये बहुत छोटी है। 10 की पावर -5 का मतलब समझ रहे हो, 0.000। अच्छी बात है, लेकिन 0 तो नहीं है। आइडियल तो तब होता जब क्या होती है वैल्यू, 0 होती, और 0 हमारी आती नहीं। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आज तक ऐसा सोर्स नहीं बना जो परफेक्टली, वर्ड्स पता क्या, मोनोक्रोमेटिक तो बना है लेकिन परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक कोई नहीं देता। तो परफेक्ट शब्द जो है वो आइडियल की तरफ है।
जैसे कोई आइडियल गैस नहीं होती, ऐसे ही परफेक्ट मोनोक्रोमेटिसिटी नहीं होती। कोई भी ऐसा नहीं होता कि जिसमें टेम्परेचर जो हमारी इनफाइनाइट समय तक कौन दिखा सके, टेम्परल कोहेरेंस दिखा सके, स्पेटियल कोहेरेंस दिखा सके। नहीं, कोई भी बीम आज तक ऐसा नहीं बना। कहीं ना कहीं जाके क्या होता है, हर सिस्टम हमारा डिपार्चर करता है आइडियल सिचुएशन से। ये यहाँ पे भी केस हम डिस्कस कर रहे थे। अब थ्योरेटिकल कंसेप्ट में थोड़ा सा ये पढ़ लेना कि भाई लेजर के हमारे फायदे क्या हैं। तो तुम्हें पता चल रहा होगा लेजर के कितने सारे फायदे हैं। पूरी मेडिकल साइंस लेजर पे ही चल रही है आजकल। क्यों जी, ऑपरेशन नहीं देख रहे हो? कि स्टोनों के ज़्यादातर ऑपरेशन लेजर से ही हो रहे हैं। तो कितनी सारी बीमारियों का, जो गंभीर बीमारियां हैं, उनमें सब लेजर बीम यूज किए जा रहे हैं। उसके अलावा बहुत लंबी एक लिस्ट है जिसे मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपसे कहूँगा कि थ्योरेटिकल इस पर पढ़ कर देखें कि इसके क्या क्या एप्लीकेशंस पोर्शन इसके हैं। तो आपको खुद ही पता चलेगा कि जब आपको पता चलेगा इसके 20-30 जगह आप अप्लाई कर रहे हैं इसे, तो आपका इंटरेस्ट अपने आप स्वतः बढ़ जाएगा। मैं इस बोर्ड पे से 10 महत्वपूर्ण चीज़ें जो बताना चाहूँगा जो इस पर पूछी जाती हैं, अगर मैंने उनका एक सिक्वेंस बनाऊँ कि मैक्सिमम पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन हैं या जो अब तक आ चुके हैं और जो आगे फ्यूचर में आ सकते हैं वो क्या होंगे, तो मैं कहूँगा एक क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण होगा 6943 एंगस्ट्रॉम। लेजर ट्रांजिशन में कौन सी वेवलेंथ? मैं 10 क्वेश्चन चूज कर रहा हूँ आज के लेक्चर से, जो तो मैं कहूँगा ये फ्यूचर के क्वेश्चन हैं या जो आते रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे। एक नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चंस अगर मुझसे कहा जाएगा तो मैं नंबर 2 पे से ले जाऊंगा 6328 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, हीलियम का क्या काम है? हीलियम नियॉन लेजर में पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कराना। ट्रांजिशन किस में होते हैं? नियॉन में। इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड यूज किया जाता है, यहां ऑप्टिकल पंपिंग यूज की जाती है। यहां 550 एंगस्ट्रॉम का पंपिंग ट्रांजिशन के लिए हम यूज करते हैं फोटोन। ये महत्वपूर्ण रिजल्ट है जो मैं अभी बोल रहा हूं, यही आते हैं क्वेश्चन। उसके अलावा एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो है कि हीलियम नियॉन लेजर किस तरीका का लेवल, कितने लेवल का लेजर है? 4 लेवल। रूबी 3 लेवल। उसके अलावा कोहेरेंस लेंथ, कोहेरेंस टाइम पे क्वेश्चन देखे गए हैं इस फॉर्मूले पे। सिंपल क्वेश्चन इस पे आए हैं बहुत बार। डेल्टा लैम्डा बराबर लैम्डा स्क्वायर बाई एल पर भी जो मैं डिस्कस कर रहा था, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्यूचर का क्वेश्चन है मोनोक्रोमेटोसिटी, डेल म्यू अपॉन म्यू। ये ऐसे 8-10 क्वेश्चन थे जो लगातार पूछे जाते हैं। थोड़ा सा इसे भी देख लेना कि रूबी रोड में क्या क्या होता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो ये क्वेश्चन थे जो इसमें पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो ये वीडियो है वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी पूरी फिजिक्स कम्युनिटी को, और कंसेप्चुअली मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं, ये आपको निश्चित तौर से निसंदेह लाभ देंगी। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।